नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। और सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन किया है, प्रश्नावली। और प्रश्नावली के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 5वीं मुलाकात है। इससे पूर्व मैंने मेरी पिछली 4 मुलाकातों में आपसे प्रश्नावली के बारे में, प्रश्नावली का सामान्य अर्थ, प्रश्नावली पे समाज विद्वानों के विचार, प्रश्नावली की विशेषताएं, प्रश्नावली के प्रकार जैसे महत्वपूर्ण पक्षों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज हम बात करेंगे कि प्रश्नावली की रचना किस प्रकार से की जाती है, प्रश्नावली को बनाया कैसे जाता है, प्रश्नावली की रचना से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण पक्ष हैं, इस पे हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रश्नावली द्वारा अनुसंधान की सफलता बहुत कुछ उसकी रचना एवं निर्माण विधि पर निर्भर करती है। चूंकि प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तरदाता या सूचनादाता बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता के देता है, इसलिए प्रश्नावली के निर्माण में अधिक सावधानी व सतर्कता की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण में सुविधा हो, इस दृष्टि से प्रश्नावली को सरल एवं स्पष्ट बनाया जाना चाहिए, अन्यथा प्रश्नावली की उपयोगिता समाप्त हो सकती है। प्रश्नावली की रचना के संदर्भ में इसके 3 पक्ष हैं। पहला है अध्ययन की समस्या, दूसरा है प्रश्नों की उपयुक्त प्रकृति और शब्दावली, और तीसरा है प्रश्नावली की बाह्य या भौतिक पक्ष। पहला लेते हैं हम अध्ययन की समस्या। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करने और प्रश्नों की रचना करने से पूर्व यह आवश्यक है कि समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाए, अनुसंधानकर्ता के पूर्व अनुभवों का प्रश्नों के निर्माण में उपयोग किया जाए, विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का भी प्रश्नों के निर्माण में उपयोग किया जाए, विषय के विद्वानों एवं मित्रों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग प्राप्त किया जाए, स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले लोगों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग लिया जाए, और प्रश्नावली की रचना से पूर्व क्षेत्र तथा सूचनादाता के विस्तार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्षेत्र बड़ा होने पर सैंपलिंग निदर्शन से संख्या तय कर लेनी चाहिए, और प्रश्नावली के निर्माण के समय अध्ययन की इकाई को भी निश्चित एवं परिभाषित कर लेना चाहिए। इस प्रकार प्रश्नावली के निर्माण से पूर्व समस्या के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उससे संबंधित प्रश्न संपूर्ण प्रश्नावली के संदर्भ में हमें कर लेने चाहिए। अब प्रश्नावली का दूसरा और महत्वपूर्ण पक्ष है प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति और शब्दावली। प्रश्नावली में किसी भी प्रश्न को सम्मिलित करने से पूर्व यह देखना चाहिए कि वह विषय के बारे में सूचना संकलित करने में कितना सहायक होगा। अनावश्यक प्रश्नों को सम्मिलित करने से समय, श्रम एवं धन का दुरुपयोग होगा। हमें प्रश्नों की आवश्यकता, प्रकृति, भाषा, सरलता, स्पष्टता एवं क्रम आदि को भी प्रश्नावली के निर्माण के समय ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्नों के निर्माण के समय जो हमें ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वे निम्न हैं, जिनमें पहली और महत्वपूर्ण बात है प्रश्नों की स्पष्टता एवं विशिष्टता, क्योंकि प्रश्नावली को उत्तरदाता को बिना किसी अनुसंधानकर्ता की सहायता के स्वयं को ही भरना होता है। अतः
प्रश्न स्पष्ट सरल होने चाहिए जिन्हें उत्तरदाता उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में वे पूछे गए हैं। प्रश्नों में विशिष्टता एवं विभागीय शब्दों का तथा उनके संक्षिप्त रूप का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अप्रचलित, भावात्मक, सापेक्षिक, दोषपूर्ण एवं बहुअर्थक शब्दों से बचा जाना चाहिए। तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अस्पष्ट प्रश्न भी नहीं किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए यह पूछना क्या आपको अच्छा वेतन मिलता है, इसके स्थान पर यह पूछा जाना चाहिए कि आपको कितना वेतन मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न विशिष्टता लिए हुए होने चाहिए। दूसरी और खास बात है प्रश्नों की सरलता। प्रश्नावली में सरल प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उन्हें समझ सके, क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता की सहायता के लिए प्रश्नावली की विधि में उपस्थित नहीं होता है। ये बात हमें बार बार ध्यान रखनी है। और तीसरी और महत्वपूर्ण पक्ष है इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा देना भी आवश्यक है। ऐसा न होने पर प्रत्येक उत्तरदाता इनका भिन्न भिन्न अर्थ लगा सकता है और इनके उत्तर भी अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह प्रश्न करना कि आपके परिवार में प्रौढ़ व्यक्ति कितने हैं, इसके स्थान पर यह पूछना चाहिए कि आपके परिवार में रहने वाले सदस्यों की आयु किस किस प्रकार से है, या आपके परिवार में अमुक आयु के व्यक्ति कितने हैं। चौथा और महत्वपूर्ण पक्ष है सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न। उत्तम प्रश्न वे होते हैं जो सही सूचना एवं स्पष्ट सूचना प्राप्त करने में सहायक होते हैं। प्रश्न ऐसे हों जिनसे कि व्यक्ति सही स्थिति को छिपा नहीं सके। उदाहरण के लिए यह प्रश्न करना कि तुम आधुनिक शिक्षा के विरुद्ध क्यों हो अनुपयुक्त है। इसके स्थान पर यह पूछा जाना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा की कमियां क्या है। अगला है संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध उत्तर। प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार के हों जिनका उत्तर संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध रूप से प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए यह प्रश्न किया जा सकता है, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है? अविवाहित, विवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, पुनः विवाहित, विधवा, विधुर आदि। और उत्तरदाता को इनमें से किसी एक के आगे निशान लगाना होता है। ऐसे प्रश्न पूरी तरह से श्रेणीबद्ध एवं समावेशी होते हैं जिनके उत्तर में कोई अस्पष्टता नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कम प्रश्न। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। अधिक प्रश्नों वाली प्रश्नावलियों के भरकर लौट के आने की संभावना कम होती है, क्योंकि उन्हें भरने में उत्तरदाता ऊब महसूस करता है। लंबी प्रश्नावलियों में समय, श्रम, धन भी अधिक खर्च होता है। अतः प्रश्नावली में केवल आवश्यक प्रश्न ही सम्मिलित किए जाने चाहिए। अगला है गणना, कैलकुलेशन। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनकी गणना, वर्गीकरण एवं सारणीयन सरलता से किया जा सके। अधिकांशतः प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में होने पर अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। नेक्स्ट गुप्त सूचनाएं। प्रश्नावली में सूचनादाता से संबंधित गुप्त सूचनाओं को जानने वाले प्रश्न सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर वह नहीं देना चाहेगा। अगला है अधिक गहन सूचनाएं। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जो व्यक्ति के बारे में गहन सूचना प्राप्त करने वाले हों। इससे व्यक्ति के नाराज होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है पथ प्रदर्शक प्रश्नों से बचाव। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए जो स्वयं उत्तरदाता को ही संकेत करते हों, जैसे क्या तुम शिक्षित हो, क्या तुम बाल विवाह के पक्ष में हो। इस तरह के प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए।
नेक्स्ट है तकनीकी शब्दों की व्याख्या। जहाँ तक संभव हो प्रश्नावली में तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो उनकी स्पष्ट परिभाषा एवं व्याख्या दी जानी चाहिए। अगला है काल्पनिक प्रश्न। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जिनका संबंध वास्तविकता से न होकर कल्पना से हो। जैसे, क्या तुम विश्व के धनाढ्य व्यक्ति बनना चाहते हो? क्या आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? इस तरह के प्रश्न शामिल नहीं करने हैं। अगला है दक्यानुस भावात्मक एवं प्रभावशाली शब्दों से बचाव। प्रश्नावली में दक्यानुसी, भावात्मक और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे शब्दों के प्रयोग से उत्तर के पक्षपात में आने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए, यदि यह पूछा जाए कि क्या आप साम्यवादी हैं, क्या आप तानाशाह में विश्वास करते हैं, क्या आप प्रजातंत्र के विरोधी हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः नकारात्मक ही होंगे, क्योंकि प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर देने पर व्यक्ति को दक्यानुसी करार दिए जाने का भय रहता है। नेक्स्ट है व्यंग्यात्मक प्रश्नों से बचाव। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए जो सूचनादाता पे व्यंग करते हों। ऐसी स्थिति में प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं रहता। और लास्ट हैं पारस्परिक पुष्टि वाले प्रश्न। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। ऐसे प्रश्नों से सूचनादाता द्वारा दिए जाने वाले अशुद्ध उत्तरों का पता लग जाता है और उन्हें ठीक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी नेता का अध्ययन कर रहे हैं और ऐसी समाज में उसके प्रति एक अफवाह है, ऐसी मान्यता है कि वो भ्रष्ट है, तो आप सीधा ये तो पूछेंगे नहीं कि क्या आप भ्रष्ट हैं या भ्रष्टाचार में विश्वास करते हैं। ये तो मैंने आपको मना कर दिया अभी कि इस तरह के प्रश्न तो हमें करने ही नहीं। तो इसके लिए उपयुक्त है कि हम उनसे पूछें कि चुनाव लड़ने से पूर्व आपकी चल अचल संपत्तियां कितनी थी और वर्तमान में आपकी चल अचल संपत्तियां कितनी हैं। अगर इन दोनों में गैप है तो सीधा सा स्पष्ट हो जाती है चीज़ें। यानी हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रश्नों का निर्माण करना है। अब कल मैं आपसे प्रश्नावली के बाह्य या भौतिक पक्ष की चर्चा करूंगा। बार बार मेरा आपसे यही सुझाव रहता है कि आप घरों में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन में व्यस्त रखें और जो आपको ये PDF नोट्स यूट्यूब पे ये वीडियोस जो आपको सेंड किए जा रहे हैं, इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें और आपकी जो समस्याएं हैं, जिज्ञासाएं, उनसे हमें अवगत कराएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद।